अब इसमें देखिए कि एफिशिएंसी को हम मेजर कर रहे हैं इनपुट्स और आउटपुट्स के जरिए, और तीन डिफरेंट सिचुएशंस में, जहाँ पे सबसे पहले वेयर इनपुट इज फिक्स्ड, जहाँ पे इनपुट फिक्स्ड अमाउंट में जा रहा है, तो वहां पर आप एफिशिएंसी को कैसे मेजर कर रहे हैं? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेनेबल फॉर अ गिवन इनपुट। यानी कि मैक्सिमम आउटपुट जो आप बना सकते हैं उस फिक्स्ड इनपुट को लेकर के। ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट बेसिकली आपकी कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है, और एक्चुअल आउटपुट जो आपने एक्चुअल में बनाया, ये जितना आप बना सकते थे, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी थी। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करवा सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी कैपेसिटी है कि 2 घंटे में हो सकता है, लेकिन क्या मैंने 2 घंटे में पढ़ाया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो एक्चुअल आउटपुट होगा। ठीक है। तो इससे आपको क्या मेजर कर सकेंगे आप, इससे आप क्या पता लगा सकेंगे? एफिशिएंसी। क्या आया कि आपने अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया या नहीं किया उस सूरत हाल में जब इनपुट फिक्स था। नेक्स्ट सिचुएशन है कि जब आउटपुट फिक्स्ड हो, कि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी टीचिंग की बात करूं कि मैं 4 घंटे से ज्यादा मुझे आउटपुट मैं नहीं दे सकती, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है 4 घंटे के बाद, वो 4 घंटे के लिए ओपन होता है। हो सकता है ना। तो जहाँ पे आउटपुट फिक्स्ड हो, जहाँ पे इससे ज्यादा आपके पास गुंजाइश ही ना हो, तो वहां उस सूरत हाल में आपकी एफिशिएंसी को हम कैसे मापेंगे? फॉर्मूला, मिनिमम इनपुट नीडेड फॉर अ गिवन आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनपुट। यानी मिनिमम इनपुट जो आपको चाहिए हो, जो जिससे आप आउटपुट, गिवन आउटपुट यानी 4 घंटे आप पढ़ा सको, वो डिवाइड बाय एक्चुअल इनपुट, के एक्चुअल में आपने कितना एफर्ट डाली, कितने रिसोर्सेज डाले। अब इसी को आप फैक्ट्री पे ले जाएं, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे ले जाएं, तो आपको फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट तैयार करने को दिया गया है। ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को आप हर महीने 2,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्टर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली है कि 2,000 से ज्यादा इसका आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए जो मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड है, आप उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और एक्चुअल इनपुट जो आपने काम करते हुए इस्तेमाल किया, जो कि हो सकता है कि लेबर कुछ वेस्टेज की तरफ चली जाए, कुछ लॉस हो जाए, कुछ मशीन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना के निकाले, तो एक्चुअल में कितना इनपुट इस्तेमाल हुआ, उससे जब आप डिवाइड करोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि एफिशिएंसी का लेवल क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हो रही है या नहीं हो रही, जब आउटपुट क्या हो, फिक्स्ड। अब थर्ड सिचुएशन वेयर इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर वेरिएबल, यानी कि दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, तब आप एफिशिएंसी कैसे मेजर करोगे? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनपुट कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट। यानी कि आपने एक्चुअल में जो कुछ हो रहा है उसको आपने कंपेयर किससे करना है? जो आपने सोचा था, या जो स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट में एक चीज चल रही है, और फिर आप एफिशिएंसी कंपेयर करोगे। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि $1.29 कॉस्ट आ रही है पर मील, और यहाँ पे $1.28 कॉस्ट आ रही है पर मील। फिर जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 99.2%। गेटिंग द पॉइंट? अब आइए। नाउ परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा होती है, भरमार होती है। लिहाजा वहां पे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और वैल्यू फॉर मनी को चेक कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हाउएवर पब्लिक सेक्टर में भी परफॉर्मेंस को मेजर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना प्राइवेट सेक्टर में है। So the first question which would need to be asked is what are the aims and objectives of the organization? यानी जो भी पब्लिक सेक्टर की आप परफॉर्मेंस मेजर करने जा रहे हो, आपको पहले ये पता करना होगा कि आखिर उसका बिग गोल क्या है, बिगर ऑब्जेक्टिव क्या है। तब आप उसको उस हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी टेल द ऑर्गेनाइजेशन इज मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स? यानी आपके पास वो पैमाना क्या होगा जिससे आप मापोगे कि ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था इदारे का, फॉर एग्जाम्पल ए ऑब्जेक्टिव था इदारे का, तो इदारे ने क्या इस ए को हासिल किया, या इस ए को हासिल करने के कितने करीब पहुंचा है इदारा, कितने स्टेप्स ले सका है, हाउ क्लोजर हैज इट बिन टूवर्ड्स हिज इट्स गोल।
उसके अलावा फिर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टारगेट्स इवेल्युएट कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना, सेल्स कितनी, रेवेन्यू जनरेशन कितना। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टारगेट्स मेजर कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस टारगेट्स चेक कर सकते हैं, यानी फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक, एक्सपीरियंस रिव्यूज, कि हाँ उनकी जो सर्विसेज हैं वो क्या कस्टमर को अच्छा लग रहा है लेना, एंड क्या वो चाहेंगे दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन से बार बार ट्रांजैक्शंस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। एफिशिएंसी टारगेट्स, क्या वो अचीव कर पा रहा है इदारा या नहीं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके जरिए आप एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करेगी। नंबर वन, फुल कॉस्ट रिकवरी, यानी नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अदर्स प्लस यूनिट कॉस्ट टारगेट्स। जितना भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है पब्लिक के ऊपर, क्या वो उसको फुल्ली रिकवर कर पा रही है, नंबर वन। नंबर टू, कमर्शियल रेवेन्यू टू ऑफसेट कॉस्ट, क्या वो कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रही है अपने लिए, ताकि वो जो एमपीज की सैलरीज है और बाकी सब खर्चे हैं वो सब पूरे हो सके। नॉन एक्सचेकर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। नॉन एक्सचेकर इनकम का क्या मतलब है कि जहां पे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कमाती है तो वो अपनी रियासत के लिए, उस मुल्क के लोगों के लिए कुछ सेविंग्स कर सकती है। कि कोई कभी खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल हालात आ जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, जैसे कि आया था पिछले दिनों, कोविड आया था, सैलाब आए थे। तो कुछ अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कमाएगी तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही अलग रखेगी। जब वो अलग रखेगी तो वो जब पब्लिक को जरूरत होगी वो उसमें इन्वेस्ट कर देगी, वो उसकी उसमें इस्तेमाल कर लेगी। तो नॉन एक्सचेकर इनकम यानी कि आम जो रूटीन की इनकम है उससे हट के जरा कुछ और भी इनकम हो रही है या नहीं हो रही, कॉस्ट के अलावा, कॉस्ट कवरेज के अलावा और कोई इनकम हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी टारगेट्स सेट फॉर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज इंक्लूड द फॉलोइंग। टाइमलीनेस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स टाइमलीनेस, अगर आप डेडलाइंस मीट नहीं करेंगे, किसी कस्टमर का ऑर्डर है, ठीक है, 2000 यूनिट्स बना के उसको भिजवाने हैं, लेकिन उसने एक डेडलाइन दी हुई है कि मुझे 15 मार्च तक चाहिए ही चाहिए, और अगर आपने 15 मार्च तक या उससे पहले पहले ना पहुंचाया तो फिर वो प्रोडक्ट उसके लिए यूजलेस हो सकता है, क्योंकि उसका इवेंट 16 मार्च को है और उस दिन उसने इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपने 17 मार्च को प्रोडक्ट भेजा और बोला एक दिन ही तो लेट की है, तो क्या हुआ, एक दिन ही तो लेट हुआ है, तो वो ना कस्टमर आपके मुंह पे दे मारेगा और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, ना आपको रेकमेंड करेगा। ओवरऑल अगर वो यूके जैसे कंट्री में रहेगा तो उसको जाहिर है सू भी वो कर सकता है, उसके पास और भी लीगल राइट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, अब आइए नेक्स्ट। क्वालिटी कैसे आपको पता चलेगी प्रोडक्ट की, आप किस तरह मेजर कर सकते हो कि कितनी कंप्लेन्स आ रही हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी है, रेटिंग्स क्या दे रहे हैं कस्टमर्स, कितने दोबारा दोबारा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सब, और कितने अनडिफेक्टेड ऑर्डर्स जा रहे हैं, यानी उसमें कोई फॉल्ट नहीं निकल रहा। यानी कि जब आप कस्टमर को सेल कर दे रहे हो तो कस्टमर घर जाके कॉल नहीं करेगा, अरे ये तो डिफेक्टेड निकला, या ये तो फटा हुआ निकला, या ये तो उसको चेंज कर दो, या ये तो एक्सपायर हो गया है। नहीं, तो ये आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट आ जाइए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन लोकल गवर्नमेंट्स। अगेन गवर्नमेंट की जब भी बात आएगी आपकी यही कोशिश होगी कि कॉस्ट्स कंप्लीटली कवर्ड कवर्ड हो, और फिर अगर हो सके तो एडिशनल इनकम हो। ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, तो वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन को देख सकती है, स्कूल मील्स को और अथॉरिटी को देख सकती है, हेल्थ सेक्टर्स को देख सकती है जो उसके अंडर में आते हैं, पुलिस, फायर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, होम हेल्थ, ये सब को देखते हुए आप मेजर कर सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। इसको एक दफा और जरा नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो नॉन एक्सचेकर इनकम का जिक्र हुआ है, बेसिकली ये होता क्या है। जो नॉन एक्सचे मैं थोड़ा और डिटेल में इसको लेकर जाऊंगी ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, बिकॉज इज नॉट अ कॉमन वर्ड दैट यू गेट टू हियर। नॉन एक्सचेकर इनकम, ओके। नॉन एक्सचेकर इनकम को समझने से पहले आपको एक्सचेकर इनकम के बारे में जानना होगा। एक्सचेकर इनकम वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट रेज कर रही होती है यूजुअल सोर्सेज ऑफ फंड से। यूजुअल सोर्सेज ऑफ फंड्स गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, ओफो ये दिख क्यों नहीं रहा है।
यूजुअल सोर्सेज ऑफ फंड्स किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, बेसिकली टैक्सेस जो वो कलेक्ट करती है, और उसी टैक्सेस से वो पे ऑफ कर रहे होते हैं एक्सक्यूज, अपनी गवर्नमेंट के तमाम कॉस्ट्स और तमाम स्टाफ जो उनके पास हायर्ड है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हायर्ड है उनकी सैलरीज। तो ये एक्सचेकर हो गया। अब आइए नॉन एक्सचेकर उसको कहते हैं कि जो उसका यूजुअल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट आउट ऑफ, या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आउट ऑफ द वे जाकर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो रेज कर रहा है फाइनेंस वहां से, या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जैसे कि पार्किंग में लोग हमसे लेते हैं पैसे, ठीक है, तो वो कहते तो है ना कि गवर्नमेंट ही चार्ज कर रही है। रेंटल्स हो गए इसी तरह, अल्लाह भला करे आपका, और या नीचे और मजीद एग्जांपल्स शायद इसकी गिवन हो, आई डोंट थिंक सो गिवन। यानी कि और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, जस्ट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ताकि आपके सामने हो। यस, द फाइन्स एंड पेनल्टीज, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा। ओके, द फाइन्स एंड पेनल्टीज, आपने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए तो फाइन्स एंड पेनल्टीज। अब देखें, अगर आवाम ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं करेगी तो गवर्नमेंट फाइन चार्ज नहीं कर सकती, इसीलिए ये गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या इसको एक्स चेकर इनकम नहीं कहते। दिस इज अ समथिंग विच, अगर ये हुआ तो फाइन्स एंड पेनल्टीज है, अगर केस लूज हो गया तो ये फाइन एंड पेनल्टी है। रेंटल्स ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी तो रेंटल्स उसको आएंगे। फिर इसके अलावा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अगर गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है ऐसी नियत से कि भाई इससे जो जनरेट होगा रेवेन्यू वो हमारे लिए मजीद सपोर्ट का बायस बनेगा, तो इनकम इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो नहीं करें तो फिर दिस इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। डोनेशंस एंड ग्रांट्स, किसी ने डोनेशन दे दी, ग्रांट्स आ गए, आईएमएफ से ग्रांट्स आ गए, तो ये डोनेशंस एंड ग्रांट्स भी प्राइमरी सोर्स नहीं है, तो ये सब नॉन एक्सचेकर इनकम है फॉर द गवर्नमेंट। फिर इसी तरह से सर्विस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक, यानी कि आपको पता है ना, आप फ्लाईओवर वगैरह चढ़ते हो, इधर लियारी एक्सप्रेस वे चढ़ते हो, तो आप कुछ ना कुछ उसकी मेंटेनेंस के पैसे देते हो। तो सारे पैसे तो मेंटेनेंस में नहीं लग जाते ना, कुछ उसमें से बचते भी हैं तो वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो ये सारे वो नॉन एक्सचेकर सोर्सेज ऑफ इनकम है, यानी कि जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आ रहे, हाउएवर ये एक सपोर्टिंग सोर्सेज ऑफ इनकम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर कि यहाँ पे जो नॉन एक्सचेकर इनकम की बात हो रही है वो क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। अगर यानी गवर्नमेंट दूसरे जराए से भी कमा रही है तो मतलब स्ट्रांग होगी, सिर्फ टैक्सेस नहीं है उसके पास बल्कि ये सारी जराए से भी वो कमा रही है, तो लिहाजा अल्टीमेटली पब्लिक पे ही वो स्पेंड करेगी, काम आएंगे कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई कलैमिटी सिचुएशन में। ठीक है जी, तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग एनवायरमेंट्स। अब यहाँ क्या बात लिखी है, परफॉर्मेंस मेजर्स नीड टू बी, माशाल्लाह ये मेरे काम नहीं कर रही, परफॉर्मेंस मेजर्स नीड टू बी थॉट आउट केयरफुली फॉर कॉन्ट्रैक्ट एनवायरमेंट, यानी कि जब आप किसी के साथ मुआहदे में एंटर करते हो तो उस मुआहदे के फुलफिल होने के लिए जो आप पैमाना रख रहे हो या परफॉर्मेंस मेजर रख रहे हो उसको आपको सोच समझ के रखना है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट में फिर बाद में एक दफा साइन हो गया, लॉक हो गया, तो चेंजेस नहीं हो सकती। जब चेंजेस नहीं हो सकती तो अगर आपने उसकी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं की तो सामने वाली पार्टी आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत सू कर सकती है। जब सू करेगी तो गवर्नमेंट, तो केस जाएगा कोर्ट में, केस जाएगा कोर्ट में तो वहां पर अगर आप हार गए केस तो आपको फिर पेनल्टी भी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमने ख्याल इसलिए रखना है ताकि बाद में मुश्किलात ना आए। द हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोसेस कॉस्टिंग एनवायरनमेंट मीन्स दैट द इट इज आइडियल फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कह रहे हैं कि जो इस वक्त मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और वो स्टैंडर्ड क्या है?
जैसे कि ये मोबाइल है, ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, मैं जब भी सैमसंग कंपनी का मोबाइल लेने जाऊंगी तो इसका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड जो है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जब भी मैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मैं सैमसंग लेने जाऊं या मैं अपने सिस्टर को रेकमेंड करूं, ब्रदर को रेकमेंड करूं, तो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन सैमसंग कंपनी से यही होगी कि मुझे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला मॉडल मेरा भाई या मेरी बहन भी अगर जाके खरीदते हैं तो उनको यही चीज मिलेगी, कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। और यही उसकी परफॉर्मेंस होगी, यही स्पीड होगी, यही एफिशिएंसी होगी, और किसी और की वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो अल्लाह भला करे आपका है, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसी तरह आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, नाइकी के जूते ले रहे हो, आप कोई कोई कंपनी के जूते ले रहे हो, स्कीचर्स के जूते ले रहे हो, तो अब आपको स्टैंडर्डाइज चीज मिलेगी। आप चाहे नॉर्थ नाजिमाबाद वाली ब्रांच में जाओ या डिफेंस की ब्रांच में जाओ, आप चाहे कराची शहर के आउटलेट में जाओ या लाहौर के शहर के आउटलेट में जाओ, कस्टमर के जहन में यही होगा ना कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कराची में जो नाइकी के जूते मिल रहे हैं और जो लाहौर में नाइकी के जूते मिल रहे हैं उनमें कोई जमीन आसमान का फर्क है। नो। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन, और ये इस वक्त मार्केट में बहुत हाई डिग्री में तक जा चुकी है, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग के एनवायरनमेंट्स के लिए बहुत आइडियल है फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड कॉस्ट बिहेवियर, क्वालिटी, टाइम एंड इनोवेशन। क्या कह रहे हैं? जो पैसों के जो पैसों से बाहर परफॉर्मेंस को मेजर करना है आपने, यानी रेवेन्यू नहीं देख रहे, कॉस्ट नहीं देख रहे, प्रॉफिट नहीं देख रहे, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख रहे हो, तो उसकी मेजरमेंट के लिए आपको क्या इंक्लूड करना है? कॉस्ट बिहेवियर को आपको चेक करना है, क्वालिटी चेक करनी है, टाइम चेक करना है, और इनोवेशन चेक करनी है। हाउ इनोवेटिव इज योर प्रोडक्ट, हाउ इनोवेटिव इज योर प्रोसेस। ठीक हो गई कहानी यार। मैंने ये चैप्टर इतना डिटेल में आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, इतना डिटेल में मैंने इसको पढ़ा दिया। हाउएवर मैं आप लोग को एक बात बता दी चलो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर खासा लेंदी है। ये चैप्टर हो सकता है आपको ड्राई भी लगे, हो सकता है क्योंकि ज्यादातर थियोरेटिकल है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत है कि यार कितनी चीजें मुझे याद करनी पड़ेंगी। नहीं, जस्ट यू यू नीड टू रिमेम्बर सम बुलेट्स एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन आपको रटोफाई करना है या लर्न बाय हार्ट करना है, नो। ठीक है, तो वो अभी हम थोड़ी देर में क्विक क्विज जब आप देखेंगे या रिविजन किट के क्वेश्चंस देखेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। लिहाजा आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाउएवर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल में क्या फर्क है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्यों जरूरी है, और इन इसकी क्या तरीकेकार है, नॉन फाइनेंशियल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के लिए कुछ रेशियोज हैं जो आपको याद करना होगा, फॉर्मूला वगैरह। और नॉन फाइनेंशियल में ऐसा कोई रेशियोज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, क्वालिटेटिव है। लिहाजा उस पर आपको जहन अपना शार्प रखना होगा, दैट्स ऑल। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स आप कैसे मेजर करोगे, एक्चुअल वर्सेस टारगेट नंबर। आपने जो सोचा था कि मुझे इतना माल मंगवाना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, ठीक है। पार्डन माई राइटिंग, मैं माउस से लिख रही हूँ। 1000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने थे। 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको 100 kg रॉ मटेरियल चाहिए था, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। हाउएवर जब आप एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने के लिए गए तो आपको पता चला कि मेरे तो 150 kg लग गए रॉ मटेरियल। तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि ये जो 50 का डिफरेंस आ रहा है, ये एडवर्स डिफरेंस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो आपको पता चला कि अरे हमने जो लेबर हायर की थी ना वो जरा न्यू थी, अनाड़ी थी, तो उसने शुरू में जो बनाना शुरू किया ना वो सीख रही थी, लिहाजा उससे कुछ वेस्टेज हो गया। कुछ प्रोडक्ट्स टेढ़े मेढ़े बने, कुछ प्रोडक्ट्स जाया हो गए, कुछ माल जो है डिफेक्टेड हो गया, जाया हो गया, लिहाजा इसलिए मुझे ये इनपुट ज्यादा लगा। 100 kg की जगह 150 लगे। तो इससे अब आपको क्या पता चला कि ओके, आपकी परफॉर्मेंस, आपके आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके एक्चुअल फिगर्स में फर्क क्यों है। तो नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखोगे। अगर आपको ये फर्क नहीं चाहिए, अगर इदारे को ये फर्क नहीं चाहिए, तो वो न्यू लेबर को हायर नहीं करेगा, वो एक्सपीरियंस लोग हायर करेगा। अगर उसको ये फर्क नहीं चाहिए
तो वो कोई और इसका सोल्यूशन निकालेगा। अगर लेबर का भी कोई वैसा नहीं है, लेबर को ट्रेनिंग दे सकता है वो न्यू लेबर जो आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो बोलता है कि नहीं गुजारा है, हमें तो न्यू लेबर ही चाहिए थी क्योंकि वहां हमारी लेबर कॉस्ट कम आ रही है। जब आप स्किलफुल लेबर हायर करते हो तो आपको उसको पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं, और जब आप अनस्किल्ड लेबर हायर करते हो तो उसके पैसे भी कम होते हैं। तो लिहाजा आपने यहाँ 50 kg मटेरियल ज्यादा ले लिया, ज्यादा जाया हो गया। हाउएवर वहां पे लेबर कॉस्ट आपकी खासा बच गई, तो यू डोंट केयर कि 50 kg अगर जाया भी हो रहा है तो इट्स ओके। तो इट डिपेंड्स, इट एंड इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। उसके बाद इक्विपमेंट की प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए आपने क्या सोचा, मशीन कितने घंटे चल सकती है, एक्चुअल में कितने घंटे चली। आपने क्या सोचा कि वो इतने घंटे में इतने यूनिट्स बना लेगी, एक्चुअल में कितने घंटे में उसने यूनिट्स बनाए। तो इससे आपको इक्विपमेंट की प्रोडक्टिविटी पता चल गई। एंड इसी तरह ओवर टाइम कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, प्रोडक्ट ऑब्सोलीसेंस, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कस्टमर फोकस, ये सब आप इस तरह से पता लगा सकते हो। क्वालिटी ऑफ परचेज कंपोनेंट्स, जीरो डिफेक्ट्स, कितने डिफेक्ट्स निकले क्वालिटी को चेक करने के लिए। इक्विपमेंट फेलियर, कितना डाउन टाइम हुआ, कितना लाइट चली गई जिस वजह से मशीन बंद रही है, मशीन में कोई खराबी कहते हैं ना टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो इस वजह से डाउन टाइम कितना रहा। मेंटेनेंस एफर्ट कितनी लगी आपकी, वेस्टेज कितना हुआ, कितने परसेंटेज डिफेक्ट्स, स्क्रैप, रीवर्क। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, यील्ड कितना निकाल के दिया उसने, कितना कमा के दिया। सेफ्टी, सीरियस इंडस्ट्रियल इंजरी तो नहीं हुई किसी लेबर को आपके। तो ये सब से आपको क्या पता चलेगा, क्वालिटी। रिलायबिलिटी, वारंटी क्लेम्स कितने मिले। क्वालिटी कमिटमेंट, पोस्ट इंस्पेक्शन कंफर्मेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आपने कितना मीट किया। एम्प्लॉय का मोराल कैसा था, वो कितने छुट्टियां करता था, कितनी नहीं करता था। लीडरशिप इम्पैक्ट, कितनी मीटिंग्स आपकी कैंसिल हुई। कस्टमर अवेयरनेस, कितने रिपीट ऑर्डर्स आए, कितनी कंप्लेन्स आई। टाइम के हवाले से कुछ चीजें, इक्विपमेंट फेलियर, टाइम बिटवीन फेलियर्स, कितना टाइम लग गया आपको ठीक करने में। मेंटेनेंस में कितना टाइम लगा, रिपीट वर्क कितना हुआ। रिपीट वर्क यानी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक काम मैंने कर दिया, रिमोट बना दिया, मगर वो पहली दफा में सही नहीं बना, डिफेक्टेड बना, कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने वापस आके दे दिया, तो मुझे दोबारा काम करना पड़ा। जब दोबारा काम करना पड़ा तो उसमें टाइम लगा, रिसोर्सेज लगे, एनर्जी लगी, लेकिन कस्टमर ने तो पैसे एक ही दफा देने थे और एक ही दफा दिए। तो ये जो चीज है ना, मेंटेनेंस एफर्ट, इस पे कितना टाइम लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत जरूरी है कि हम इसका एक ट्रैक रखें। थ्रूपुट, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, लेबर इफेक्टिवनेस, कस्टमर इम्पैक्ट, कितने दफा स्टॉक आउट हो गया, सेटअप टाइम कितना था, ये एक एक चीज। ओवरड्यू डिलीवरीज कितनी हुई, यानी लेट डिलीवरीज कितनी हुई। फॉर एग्जांपल आपका फूड पांडा का बिजनेस है, तो कितनी डिलीवरीज, अगर एक दिन में आप 100 डिलीवरीज कर रहे हो तो 100 में से कितनी डिलीवरीज लेट हुई, कितनी डिलीवरीज ऑन टाइम हुई, कितनी डिलीवरीज रिटर्न हुई। तो ये सब आपको आपको हेल्प आउट करेगा टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, इनोवेशन, एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। क्या आपका इदारा नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लॉन्च कर रहा है मार्केट में, क्रिएटिविटी है नहीं है, कोई न्यू प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकाल पा रहा है नहीं निकाल पा रहा। फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट चेंज, कोई भी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू सिस्टम आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, क्या आपका इदारा उसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, रेपुटेशन फॉर इनोवेशन, मीडिया रिकग्निशन फॉर लीडरशिप, यानी कि आपका इदारा मार्केट में, सोसाइटी में कितना पहचाना जाता है, माना जाता है कि आपका इदारा जो है ना वो जबरदस्त प्रोडक्ट्स इनोवेट करता है, न्यू आइडियाज लेकर आता है मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। तो ये आपका इदारा कितना वेल नोन है, यानी गुडविल कितनी है मार्केट में, आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। ये सब भी इससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका इदारा इनोवेशन के डायमेंशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी। अब आ जाइए अगले टॉपिक की तरफ, विच इज परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रही हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ओरिएंटेड होती हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जैसे कि होटल इंडस्ट्री। तो बहुत सारी जगहों में सर्विसेज दी जा रही होती हैं, लिहाजा इन सर्विसेज सेक्टर्स को आप किस तरह मेजर करोगे, इनकी परफॉर्मेंस को।
तो हमें ऑथर कहता है, F2 कहता है, ACCA कहता है कि इसके 6 डायमेंशंस हैं। कितने डायमेंशंस हैं? 6 डायमेंशंस। पहला है कंपेटिटिव परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, तो आपका हॉस्पिटल और एक कंपेटिटिव हॉस्पिटल, दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो क्या टक्कर की है? क्या आप मार्केट में टक्कर दे पा रहे हो किसी दूसरे हॉस्पिटल को, इदारे को? नेक्स्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कि आप लोग को पता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स एंड सो ऑन। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि जो पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या वो शिफायाब होकर आ रहे हैं, या उनको कैसी सर्विस मिल रही है, क्या वो सेटिस्फाइड हैं, डॉक्टर जितना टाइम दे रहे हैं, नर्स जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, या फार्मासिस्ट जो दवाइयों के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं? फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी या पेशेंट को अकोमोडेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी उस इदारे में है या नहीं है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अगेन हमने इस पर काफी बात की है पिछले पार्ट में भी। रिसोर्सेज, टाइम, स्पेस और फिगर, और उसकी भरपूर यूटिलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही? एंड इनोवेशन, कोई क्रिएटिव आइडियाज, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज जनरेट हो रहे हैं उस इदारे से या नहीं? सर्विस बिजनेस की कुछ फीचर्स हैं। नंबर वन, इट इज इंटेंजिबल। सर्विस जो होती है ना, वो छुई नहीं जा सकती। जैसे ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को मैं छू रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं इसकी क्वालिटी को भी देख सकती हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा कोई और बंदा भी आके देख सकता है। हाउएवर जो सर्विसेज हो रही हैं, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल सैलून गई हूँ और मैंने एक हेयर कट ली है, तो उस सर्विस के बारे में जो फीडबैक है ना, वो मैं ही दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो हेयर कट मिला है। तो उस सर्विस के बारे में फीडबैक कोई और नहीं दे सकता। तो कोई और बोल सकता है हाँ अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, नहीं अच्छा लग रहा है, मगर मुझे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां जाकर, ये मैं ही बता सकती हूँ। इट इज इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट, एंड देयरफॉर नॉट एवरीबडी कैन सी इट। द सेकेंड इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अ सर्विस आर साइमल्टेनियस। अब यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है कि जो प्रोडक्शन हो रही है ना सर्विस की, जैसे कि ये प्रोडक्ट है तो ये मैन्युफैक्चर हुआ फैक्ट्री में, फिर कस्टमर के पास गया तो कस्टमर ने इसको क्या किया? कंज्यूम किया, यूज किया। दैट सो दीज बोथ आर सेपरेट। प्रोडक्शन अलग है, कंजम्पशन अलग है। हाउएवर सर्विस में जब मैं हेयर कट ले रही हूँ, तो जिस वक्त वो बार्बर, वो सैलून की खातून जो हेयर कट स्पेशलिस्ट है, वो जिस वक्त मुझे हेयर कट दे रही है, उसी वक्त मैं उसको ले रही हूँ। द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ टीचर आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम ईसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एट द सेम टाइम आप पढ़ रहे हो। सो द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, ट्रांसफर फ्रॉम हियर एंड द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दैट साइड, द अदर साइड, इट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। तो सर्विसेज अक्सर ऐसी होती हैं कि साइमल्टेनियस नेचर की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोडक्शन अलग टाइम पे हो रही है और पे कंजप्शन अलग टाइम पे हो रही है, नो। नेक्स्ट आ जाइए, सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल का क्या मतलब है? खत्म हो जाती है यार। आप हेयर कट करवा के आओ, 1 हफ्ते के अंदर आपके बाल बढ़ जाएंगे। आपको हर 15 दिन में, बॉयज को तो हर 15 दिन में हेयर कट लेना होता है। वुमेन जो होती हैं, फीमेल होती हैं, उनकी मर्जी होती है, वो ज्यादा टाइम भी चला सकती हैं, उसे 3 मंथ्स में भी ले सकती हैं। हाउएवर वो बहुत जल्दी पेरिश हो जाती है सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो हो सकता है आप घर जाके सब कुछ भूल जाएं, लेक्चर बंद करते ही सब कुछ भूल जाएं, तो इट्स पेरिशेबल। ओके, नेक्स्ट, सर्विस इज हेट्रोजीनियस, मगर ऐसा होगा नहीं। ओके, रिमेंबर, आई ऑलवेज टीच, रिमेंबर कि जब आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो और पढ़ने की नीयत से आ रहे हो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो यहाँ टीचर की नीयत होती है और वाइब्स होती हैं, वो मैटर करती हैं, और वो इंश्योर करती हैं कि स्टूडेंट नहीं भूलेगा। अगर उसने ध्यान दे के सुना है, तो वो हो ही नहीं सकता कि वो भूले। ठीक है जी। अ सर्विस इज हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का क्या मतलब है? द सर्विस रिसीव्ड विल वेरी ईच टाइम। अब मैं हेयर कट ले रही हूँ, और जिस बंदी से ले रही हूँ, मेरी वो बंदी फिक्स्ड है, यानी मैं जब भी जाती हूँ उसी बंदी से लेती हूँ। बट इट इज हाईली पॉसिबल कि इस दफा जो मैंने हेयर कट लिया, उसमें मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने ठीक 3 महीने बाद फिर से उसी शख्स से जाके हेयर कट लिया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो शख्स आपको हेयर कट दे रहा है, जो शख्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो एक ह्यूमन है। और ह्यूमन कभी भी मशीन की तरह स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता।
स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, हमेशा 19-20 का फर्क जरूर आएगा। अब इसी तरह आप टीचिंग में देख लें, इसी तरह आप हॉस्पिटल्स में देख लें, इसी तरह आप अल्लाह भला करे आपका रेस्टोरेंट्स में देख लें, किसी दिन उस रेस्टोरेंट का खाना आपको जबरदस्त लगेगा और अगले ही दिन आप जब जाओगे तो आपको उतना शायद मजा ना आए। 19-20 का फर्क होता है। हो सकता है शेफ की तबीयत ठीक ना हो सकता है शेफ के घर में फटा हुआ हो या हो सकता है उसको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जिस वजह से वो उस टेंशन में आके उसने पकाया और शायद इस दफा टेस्ट वैसा नहीं आया। राइट, घर पे भी तो हम खाना बनाते हैं, तो क्या हर दफा आपको एक जैसे ही अम्मा के हाथ के दाल चावल मिल रहे होते हैं, या स्लाइटली 19-20 का फर्क हो जाता है ना। तो सर्विस इज हेट्रोजीनियस, स्लाइटली फर्क आएगा बिकॉज द ह्यूमन इज डिलीवरिंग। ठीक है जी, अब आइए, ये हम लोग देख चुके हैं, इसको टेबल फॉर्म में लिख दिया गया है। हम्म, ये सब भी हम काफी डिस्कशन में ला चुके हैं। स्टैंडर्ड बजट और टारगेट में क्या फर्क है पिछले चैप्टर्स में देखा हुआ है। इट्स सेल्फ रीड, नथिंग मच। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग ने क्या करना है पढ़ा, मैं हमेशा शेयर करती हूँ स्टूडेंट से कि स्ट्रैटेजी बनाएं अपनी। एक दिन में एक चैप्टर लाजमी कंप्लीट करें। अब उस एक चैप्टर का आपने क्या करना है, एक दफा जैसे आपने लेक्चर ले लिया, फटाफट सेल्फ रीड करें। सेल्फ रीड करते हुए कुछ जो की पॉइंट्स हैं अपने हाथ में हाइलाइटर रखें और उस की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, और साथ में 1 पेजर नोट्स अपने क्रिएट करते जाएं। इससे होगा ये कि आपको बाद में दोबारा दोबारा चैप्टर रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 1 पेजर नोट्स आपको बार बार रिवाइज करने में आसानी होगी। 1 पेजर 2 पेजर्स बहुत लंबा चैप्टर है तो 3 पेजर नोट्स बन जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। इट्स जस्ट, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन द डेफिनेशंस, की एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो भी बुलेट फॉर्म्स में, फॉर्मूलाज की फॉर्मूलाज जो आ रहे हैं, की रेशियोज जो आ रहे हैं, एंड दैट्स ऑल, यू आर गुड टू गो। देखें, ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं, ये ऐसे टाइप आपको इसमें आंसर्स नहीं लिखने हैं। लिहाजा आपको एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको की पॉइंट्स उठाने हैं, बुलेट पॉइंट्स उठाने हैं, की वर्ड्स उठाने हैं, की टर्मिनोलॉजीज उठानी है, फॉर्मूलाज उठाने हैं, एंड दैट्स ऑल, यू पुट इट डाउन ऑन द पेपर। ओके, तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। फिर आपने क्विक क्विज करना है, रिवीजन किट 3 टाइम्स मिनिमम करना है। और 3 टाइम्स ऐसा नहीं है कि आपने इस चैप्टर की रिवीजन किट की फिर से की और फिर से कर लिए एट द सेम टाइम, नो। आपने एक दफा कर लिया थ्रू आउट, जैसे आपने फॉर एग्जांपल F2 में 22 चैप्टर्स हैं, तो आपने 22 चैप्टर्स 1 बाय 1 रोज एक एक चैप्टर किया और रोज एक एक दफा उसकी रिवीजन किट कर ली। उसके बाद जब आप राउंड 2 पे आएंगे, राउंड 2 यानी कि एक दफा पूरे 22 चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो फिर राउंड 2 पे जब आप आएंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो दोबारा क्विकली 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 आप पूरी रिवीजन किट दोबारा कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन किट के बैक साइड में कुछ 3 मॉक्स होते हैं मेरे ख्याल से, 3 मॉक्स में से कोई एक मॉक आप ट्राई करेंगे, देखेंगे आप कितने पानी में। एंड फिर एग्जाम से पहले 1 टाइम आप पूरी रिवीजन किट दोबारा से सॉल्व करेंगे खुद से। मेक श्योर कीजिए चैप्टर में जितने एग्जाम्पल सम्स हैं जो क्लास में भी करवाए जा रहे हैं, जो आपको बोला जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका जरूर करें, तो उन एग्जाम्पल सम्स को दोबारा रजिस्टर में लिख के करें प्लीज। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ मेंटली कर रहे होते हैं एग्जाम्पल्स को, लिख के नहीं करते। तो प्लीज लिख के कीजिए। आप एआई नहीं हैं, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, एंड यू नीड टू राइट डाउन टू गेट इट रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो ऐसा नहीं है कि आप रोजमर्रा की लाइफ में आपको ये देखने को करने को मिल रहा है कि आप यूज टू हैं। नहीं, इट्स कंप्लीटली न्यू, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर गोइंग टू हैव अ गुड डे अहेड। अल्लाह हाफिज।